नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे घटाएं असेट की वैल्यू को। जो मामले हैं डीए के, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है असेट का भी, जिसको हम कहते हैं मालमत्ता मराठी में, या कहेंगे उसको परिसंपत्तियां राजस्थान एरिया में। तो कुल मिला करके अगर असेट का वैल्यू नहीं घटा पाए और असेट का वैल्यू जो है हायर है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपका जो इनकम है वो लोअर साइड पर है, कन्विक्शन निश्चित है। सिद्धांत क्या है उसको अपन समझते हैं। रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट, क्या है फॉर्मूला? असेट माइनस, ब्रैकेट में आ जाएगा, इनकम प्लस सेविंग। अगर ये रेशो मैच खा गए, क्लियर है, तो ऐसे सिनेरियो में इट विल बी द केस ऑफ प्रोपोर्शनेट इनकम। अगर ये फिगर मैच नहीं हुए, अल्टीमेटली इट विल बी द केस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट इनकम। क्लियर हो गया अपने को? तो पुनः जो है मैं रिपीट करता हूं, असेट माइनस इनकम प्लस सेविंग इज इक्वल टू द फाइनल आउटकम। तो अगर ये बैलेंस हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक है, बैलेंस नहीं हुए तो अल्टीमेटली हमें केस जो है फेस करना होगा रिगार्डिंग द डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ असेट। सो डिफेंस की स्ट्रेटेजी क्या है? वी हैव टू फोकस टू लीगली रिड्यूस द असेट वैल्यू। ये आप जो है अंडरलाइन कर लो। अगर आपने असेट की वैल्यू को नीचे गिरा तो दिया, पर जस्टिफिकेशन लीगल नहीं है, तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। सो बेसिकली वी हैव टू एक्सेप्ट द लीगल मेथड so that the value of the asset could be decreased और could be minimized। क्या क्या पैरामीटर है इसको जो है हम समझते हैं। हमें जो है यूज करना है रजिस्टर्ड वैल्यू को, ना कि मार्केट वैल्यू को। जो अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशंस की, वो यूजुअली क्या करती है? जो गणना है वो करती है मार्केट वैल्यू से, जबकि गणना करनी है रजिस्टर्ड वैल्यू से या इनवॉइस के ऊपर, जिसे हम कहेंगे परचेज प्राइस। अगर ये नहीं है तो आप इस तरह की स्थितियों को दुरुस्त करके जो सही गणना है उसे पेश कर सकते हैं। सिद्धांत जो है नोट कर लीजिए कि जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ती भी आएगी, और मार्केट वैल्यू असेट की वैल्यू में भ्रांतियां पैदा कर सकती हैं। ऐसे सिनेरियो में जो इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट है उसका गलत प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, लोक सेवक ने कोई लैंड ली वर्ष 2000 में जिसका वैल्यू है 1 लाख, पर कार्रवाई हो रही है वर्ष 2015 में। तो संभावना इस बात की कि जो अथॉरिटी है वो ये मान ले कि जो लैंड है इसकी वैल्यू है 15 लाख रुपए। दे में अज्यूम द सेम एज पर द मार्केट वैल्यू। अगर ऐसा गणना आया है आपके केस में तो आप आपत्ति पेश कर सकते हैं, और उस 15 लाख में से हम घटा सकते हैं 14 लाख को। क्लियर है? तो हमें गणना करनी है सिर्फ और सिर्फ कंसर्न वैल्यू पे, जिस पर डॉक्यूमेंट हुआ है एग्जीक्यूट। हमें विवेचन में नहीं लेना है मार्केट वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा जो भी लोन है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी लोन है, इसे हटाना होगा। इफ द असेट वॉज परचेज विद अ लोन, द एंटायर वैल्यू कुड नॉट बी ट्रीटेड एज असेट। ये बेसिक फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस का वैल्यू है 40 लाख, लोन लिया है 25 लाख का, जो असेट का वैल्यू है वो आ जाएगा मात्र 15 लाख रुपए, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट है। क्लियर है? और जो लोन लिया है उसमें से माइनस तो करना ही पड़ेगा, ताकि लाइबिलिटी को जब तक हम नहीं हटाएंगे हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे असेट की। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के अगर लोन लिया है बैंक से या कंसर्न मिलने वाले से या भाई बंद से, तो वो लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी को आप सेट ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली दे आर एक्सरसाइजिंग सर्टेन राइट्स ओवर द असेट। तो वहां पर जो एक्चुअल वैल्यू है उसे निकालने के लिए जो लाइबिलिटी का वैल्यू है वो माइनस करना होगा। पुणे में एग्जांपल जो है रिपीट करता हूं कि हाउस का वैल्यू है 40 लाख, पर लोन ले लिया 25 लाख का, तो जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट है वो कितनी हो जाएगी? 15 लाख रुपए। क्लियर है? कई बार यूज करते हैं हम फॉर्मूलाज क्योंकि जुड़े होते हैं डेप्रिसिएशन से, इसको भी जो है यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है हर्ज या आपत्ति नहीं है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार जो है हम चार्ट को फ्रेम कर रहे हैं, किस प्रकार हम जो है अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी में 2 या 2 से अधिक जो है मालिक है, जिसे हम कहते हैं द प्रॉपर्टी इन जॉइंट ऑनरशिप। उदाहरण के लिए एक प्रॉपर्टी जो है आपने ओन करी है विथ योरसेल्फ, उसका जो वैल्यू है एज पर डेट वो है 20 लाख रुपए। तो यहां पर 2 मालिक हो गए, 10 लाख के आप और 10 लाख का आपका बेटा। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में जब भी गणना होंगी तो आप वाले कॉलम में सिर्फ आएगी एंट्री 10 लाख की, ना कि 20 लाख की। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के जो कंसर्न प्रॉपर्टी है, अगर उसके ज्वाइंट ऑनर है, जिस परसेंटेज तक आप मालिक है या जो आपका हिस्सा है, उसी हद तक जो कंसर्न प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है उसको आपके ग्रिड में या आपके खाने में या खांचे में या आपके सेगमेंट में जो है कंसीडर किया जाएगा इन द कंप्लीट चार्ट। के अलावा कई बार ऐसा होता है कि ये लोग मानते हैं कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया और कंस्ट्रक्शन पे जो ये लगाते हैं वैल्यूएशंस वो काफी हाई होती है,
तो बेसिकली एज पर रेफरेंस हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द सेम। जो भी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है उसके बयान करा सकते हैं कि वास्तव में जो निर्माण कार्य हुआ उस पर कितना खर्चा आया था। क्लियर है। अदरवाइज क्या करते हैं लोग, जो कंसर्न है पीडब्ल्यूडी उससे लेते हैं ये शेड्यूल, जो कंसर्न आते हैं रेट्स उसके बेसिस पे निकालते हैं गणनाएं। इस पर्सपेक्टिव में संभावना है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है हाई हो जाए और हमें पैनिक जो है फेस करना पड़े, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन आप करेंगे कंसर्न प्रॉपर्टी पे अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू एनहेंस द वैल्यू ऑफ लैंड और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसे सिनेरियो में जो एक्चुअल कॉस्ट आपका इंकर हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है उसके बयान आप करवा सकते हैं, उसका एफिडेविट भी पेश कर सकते हैं। जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं उसको भी जो है आप इस प्रकार शो कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आप असेसी हैं, बर्डन आपके ऊपर है। अगर आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे बर्डन को तो आपके खिलाफ जो है जो स्थितियां हैं उसको पढ़ा जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए जब भी कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन वर्क किया है या प्रॉपर्टी की वैल्यू को जो है एनहांस किया है, तो जो एनहांसमेंट हुआ है उसमें क्या एक्चुअल खर्चा आपका आया वो बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे गणनाएं फिर ये करेंगे, फिर आपको ट्रबल होगा। तो मिनिमाइज करने के लिए ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, इस पर जो है जोर दीजिएगा। इसके अलावा जो असेट आपने ओन नहीं किए हैं उसको रिमूव करना होगा। मींस कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी वाइफ ने जो है ओन कर रखी है, फॉर एग्जांपल स्त्री धन, मैं इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इंफेसाइज कर रहा हूँ, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। बच्चों के टॉयज या बच्चों की प्रॉपर्टी या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको आपने ओन नहीं किया, आपको मिली है, फॉर एग्जांपल गिफ्ट, तो ऐसे सिनेरियो में उन्हें जो है बाहर रखना होगा। और एक बात मैं कह दूं आपसे कि जब भी कोई असेट आप एक्वायर करते हैं इवन दो बाय द वे ऑफ गिफ्ट, तो आपको ये स्पेसिफिक करना होगा हु इज द डोनर, कंसर्न व्यक्ति है गिफ्ट देने वाला वो कौन है। अगर आप वो स्पष्ट नहीं कर पाएंगे आप ही के लिए पैनिक होगा, क्योंकि स्पेसिफिक डिफरेंस यदि आप लेते हैं कि ये असेट जो बनी है ये बनी है टुवर्ड्स गिफ्ट, तो बर्डन जो है आपके ऊपर है। इसके अलावा अगर कोई कार है, कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इस पर क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है और ये परमिजेबल है। उदाहरण के लिए कोई कार जो है परचेज हुई 8 लाख रुपए की, 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, मात्र 3 लाख 4 लाख रुपए। तो जो ये कॉस्ट घटी है, जो वैल्यू घटी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्यों घटा है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कई बार ऐसा होता है कि गणना करता है एसीबी या विजिलेंस या सीबीआई, ये इंपॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया है इसको करता है ओवरलुक, इसको जो है छोड़ देता है। अगर हुआ है आपके केस में ये चीज तो आप इसका बेनिफिट जो है ले सकते हैं। और इसके अलावा ऐसी असेट जो कि चेक पीरियड से बाहर की है उसको जो है अवॉइड करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि चेक पीरियड का एक लिमिटेड जो है क्राइटेरिया है, उससे पहले का और उससे बाद का जो असेट है वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर किया गया है तो इसको जो है आपको बाहर निकालना होगा फ्रॉम द कैलकुलेशन, ताकि असेट का जो वैल्यू है उसे हम मिनिमाइज कर सकें। उदाहरण के लिए चेक पीरियड है वर्ष 1999 से वर्ष 2011, पर जो असेट है वो है वर्ष 1977 की। जो कंसर्न असेट है चूंकि उस चेक पीरियड की नहीं है, इसलिए उस कंसर्न असेट को व्हाइल गिविंग द स्पेसिफिक कैलकुलेशन हमें उसे बाहर निकालना होगा। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसे ध्यान में रखिए ताकि आपको पैनिक कॉज ना हो। तो कुल मिलाकर के जो आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर जो है आपको जोर देना है। अगर आप उस पर जोर नहीं देंगे और आपका रवैया अभी भी क्या रहेगा, अरे देख लेंगे, अरे जेरे कर लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर अकाउंट जो है देने होंगे। जो सिद्धांत हैं डेप्रिसिएशन के, लाइबिलिटीज के, उसको ध्यान में रखते हुए जो असेट का रियल वैल्यू है वो आपको निकालना होगा, ताकि आपको पैनिक कॉज ना हो और आप एक इफेक्टिव स्टैंड जो है रिकॉर्ड पे रख सकें। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको स्पष्ट कर दिया आज के लेक्चर में कि किस प्रकार हमें गणनाएं करनी है रिगार्डिंग द असेट वैल्यूएशंस। तो ये जो सिद्धांत है इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपको पैनिक कॉज ना हो। और अंतिम बात यही है, आप सबसे दरख्वास्त यही है कि मेक अ प्रॉपर चार्ट। अगर जब तक प्रॉपर चार्ट आप नहीं बनाओगे, आप जो कंसर्न हेडिंग्स हैं, कंसर्न असेट को आप नहीं दोगे, आप कंसर्न जो हेडिंग्स हैं उसके तहत जो डिफरेंशिएशन है आप नहीं करोगे, तो आपका अकाउंटिंग जो है प्रॉपर नहीं होगा और आपको बेनिफिट भी जो है नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हो बेनिफिट तो ये खुद के स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ताकि इफेक्टिवली आप अपना पक्ष जो है रख सके। क्लियर हो गया अपने को। तो कुल मिलाकर के हमें सिद्धांत क्लियर है, हमें प्रिंसिपल्स जो है क्लियर है। अब देरी नहीं करनी है, फाइल को निकालो, पढ़ो और ये सिद्धांत जो है अप्लाई करो। डेफिनेटली आप कर पाओगे। विश्वास रखना खुद के ऊपर, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर है। तो हमें लड़ना है पर मजबूती के साथ। क्लियर हो गया। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय में, मींस पार्ट नंबर 9 में।